गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हम आज आपका जो बुक का चैप्टर नंबर 2 है उसको शुरू करने वाले हैं। ठीक है, जिसका नाम है बहुपद। तो चलिए करते हैं इसको शुरू। पहले उसी की तरह जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में बेसिक बेसिक पढ़ा था, पहले इसी का भी हम बेसिक पढ़ेंगे। ठीक है, पहले इसका रिविजन करेंगे, देखते हैं कितना आपको याद है। सबसे पहले मुझे बताओ, अचर क्या होते हैं और चर क्या होते हैं? अचर जिन्हें आप कहते हैं, इंग्लिश में आप कहते हैं इनको कांस्टेंट। A to Z। ए टू चर होता है। नहीं, अचर में और कह रही हूँ। अचर A to Z होता है और चर होते हैं वो 1 to infinite। देखो, आपने बोला तो ठीक, लेकिन उल्टा बोल दिया। मैम चर ए टू जेड होता है और अचर 1 2 3। ठीक है, ठीक है। चलो, तो अभी देखते हैं इसके बारे में, और याद कैसे रखें वो भी सीखेंगे। चलो, अचर होते हैं जो कांस्टेंट टर्म होती है, इंग्लिश में इसको हम कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, और ये क्या होती है? तो ये काउंटिंग होती है, ये नंबर होते हैं। आप कोई भी संख्या ले लो, गणित की कोई भी संख्या उठा लो, ठीक है, 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक, जहां मर्जी तक, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, जैसी मर्जी हो। तो मैं यहाँ पे सिर्फ लिख देती हूँ संख्या, ठीक है, क्योंकि संख्याओं में बहुत से प्रकार हैं। तो अचर मतलब जितनी भी संख्याएं आपको दिखेंगी उन सभी को आप अचर कहोगे, और जितने भी आपको इंग्लिश के अल्फाबेट्स दिखेंगे उनको आप कहेंगे कि ये चर है। अब इसको याद कैसे रखें, इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक बनी है, उसको आप ध्यान में रखें तो आपको याद रहेगा। तो ये स्क्रीन पता नहीं क्यों बार बार ही रुक जाती है। ठीक है, चलिए। तो अचर का मतलब है, अचर को आप अचल से जो है वो कर सकते हो, मिला सकते हो। ठीक है, इसका जो कंपैरिजन है वो आप अचल से कर सकते हो। अचल मतलब जो नहीं चल रहा है। कौन नहीं चल रहा है? संख्या नहीं चल रही है। ठीक है, और चर मतलब वेरिएबल, जो कि अल्फाबेट होते हैं, जो कि होते हैं ए से लेकर के जेड तक। अब इनको आपने रखना है याद चल से। चल मतलब ये चलती रहती हैं, और वेरिएबल मतलब ये वेरी करती हैं। जैसे कि उदाहरण भी यहीं पे समझ लो फटाफट से। अगर मैं आपको बोलूं कि मैंने यहाँ पे एक चीज लिखी, मैंने लिखा x जमा 10 बराबर है 5। ठीक है, तो मुझे बताओ कि यहाँ पे चर कौन है और अचर कौन है? मैम चर चर एक्स है और अचर 10 और 5 है। ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब चर को मैंने क्यों कहा वेरिएबल? क्योंकि ये जो चर होता है ये चलता रहता है, मतलब इसकी जो वैल्यू है वो चेंज होती रहती है। अब देखो कैसे चेंज होगी, आपको पता लग जाएगा कैसे चेंज होगी। अभी मुझे बताओ, मैं इस x में x जमा 10 बराबर, चलो 15 कर लेते हैं, x जमा 10 बराबर है 15 है। मुझे बताओ x की वैल्यू क्या होगी? मैम निकालू मैं? 9? नहीं, मैम 5। 5। ठीक है, बिल्कुल सही। तो अभी जब मैंने यहाँ पे 15 रखा तो x की वैल्यू यस मैम कितनी आ 5। रही है? 5 आ रही है। ठीक है, क्योंकि 5 में 10 जोड़ो तो 15 आता है। अब उसके बाद देखो, अगर मैं अपनी इसको ऐसे का ऐसा ही रखूं, लेकिन मैं यहाँ पे 16 लिख दूं, अब बताओ मुझे x की वैल्यू कितनी आ रही है? 6। से। ठीक है, अब अगर मैं इसको फिर से वैसे का वैसा ही रखूं, लेकिन अब फिर से मैं इसको थोड़ा सा बदल दूं, x जमा 10 बराबर है 17। अब बताओ x की वैल्यू कितनी आ रही है? 7। 7। तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे ये हुआ कि जो हमारे चर होते हैं, जो हमारे वेरिएबल होते हैं, वो कभी भी फिक्स नहीं होते। हम नहीं बता सकते कि भाई एक्स के पीछे क्या छुपा है। इतना तो पता है कि एक्स के पीछे कोई नंबर ही होगा, पर वो क्या है वो नहीं पता, क्योंकि वो फिक्स नहीं होता, वो बदलता रहता है, वो वेरी करता रहता है। इसलिए इसको इंग्लिश में कहा जाता है वेरिएबल। और हिंदी में कैसे याद रखें? तो चर मतलब जो चल रहा है, जो बार बार खुद को बदल रहा है, वो हमारे लिए क्या हो गया? चर हो गया। ठीक है, तो अभी कंफ्यूज मत होना। अभी कभी भी आपको पूछेंगे अचर और चर, तो थोड़ी देर के लिए सोच लेना कि अचर मतलब जो चल नहीं रहा। कौन नहीं चल रहा? संख्या नहीं चल रही। चलने का मतलब है बदलने से, क्योंकि देखो यहाँ पर 10 का 10 ही है ना। अब 10 अब मुझे दिख रहा है ना कि 10 लिखा है। आप, मैं बोलूं इसको पढ़ो डब्बे के अंदर, एक तो स्क्रीन आपकी पता नहीं क्यों रुक जाती है। आपकी स्क्रीन रुक रही है क्या बच्चों? यस नो मैम। मैम।
यस मैम। हाँ, किसी के साथ हो रहा होगा, मेरे साथ मतलब दूसरे फोन में भी हो रहा है जब मैं देख रही हूँ। इस डब्बे के अंदर जो संख्या है, मैं पढ़ने के लिए बोलूंगी तो आप भी इसको 10 ही पढ़ोगे, मैं भी इसको 10 ही पढ़ूंगी। आप किसी और से पढ़वा लो, स्कूल में पढ़ा लो, वो भी 10 पढ़ेंगे, अपने पेरेंट्स से पढ़ाओ, वो भी इसको 10 ही पढ़ेंगे, है ना। क्योंकि हमें दिख रहा है कि ये 10 है, इसका मान फिक्स है। पर एक्स के पीछे क्या छुपा है वो हमें नहीं पता, क्योंकि एक्स का मान कभी भी फिक्स नहीं होता। इस क्वेश्चन को सॉल्व किया तो 5 आया, इसको सॉल्व किया तो 6 आया, इसको सॉल्व किया तो 7 आया, तो इसलिए फिक्स ही नहीं है। अभी थोड़ा थोड़ा ट्रिक के साथ समझ आया कैसे याद रखना है चर और अचर को? Yes, ma'am. थोड़ा थोड़ा। अचर मतलब संख्या, और चर, चर मतलब जो चल रहा है, जो खुद को बार बार बदल रहा है, उसको हम कहेंगे चर। ठीक है, तो ये भी वही है। अचर में जो है वो क्या होते हैं, सभी प्रकार की संख्याएं आती हैं, चाहे वो कैसी भी हो, वो माइनस की हो, वो जीरो हो, वो पॉजिटिव हो, वो बटे वाली हो, वो दशमलव वाली हो, जितनी भी संख्या इस गणित में है, चाहे वो रूट वाली, चाहे वो अपरिमेय ही क्यों ना हो, वो भी आपकी अचर की कैटेगरी में आएगी। और चर की कैटेगरी में क्या आएंगे, तो जितने भी आपके इंग्लिश के अल्फाबेट्स हैं। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर है? तो फटाफट से वाई टाइप कर दीजिए। इंग्लिश में इसको कांस्टेंट कहते हैं और इंग्लिश में चर को वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, चलो बढ़ते हैं फिर आगे। जिसका मान स्थिर होता है उसे अचर कहते हैं, और जिसका मान स्थिर नहीं होता उसे चर कहते हैं। गणित की जितनी भी संख्याएं हैं वो अचर के श्रेणी में आएंगी, और इंग्लिश के जितने भी अल्फाबेट हैं, ए से लेकर के जेड तक, ए बी सी एक्स वाई एम एल एम पी एक्स वाई जेड, ये सभी किस में आएंगे, तो ये सभी चर में आएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करेंगे बीजीय व्यंजक की। ठीक है, चलो पहले तो आप मुझे बताओ किस किस को पता है बीजीय व्यंजक क्या होता है? क्या समझते हैं आप बीजीय व्यंजक से? कुछ भी, किसी को भी अगर याद आ रहा हो थोड़ा बहुत। मैम जिसमें चर अचर दोनों हो। बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है। यस ठीक है, मैम। बीजीय व्यंजक क्या होता है, तो बीजीय व्यंजक को हम कहते हैं इंग्लिश में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रा क्या है, जब भी आपके वेरिएबल और कांस्टेंट शुरू हो जाए तो हम कह रहे हैं कि हम एल्जेब्रा पढ़ रहे हैं। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम जो है वो आपका एल्जेब्रा पढ़ रहे हैं, या फिर हम कहें तो हम बीज गणित का चैप्टर पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो है वो बीजीय व्यंजक आपको मिलेंगे। ठीक है, इंग्लिश में बोले तो क्या पढ़ रहे हैं, एल्जेब्रा, हिंदी में बोले तो बीज गणित। तो क्या होते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन? चर तथा अचर के साथ संक्रियाओं से मिलकर बने हुए व्यंजक को हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। ठीक है, तो इसके उदाहरण भी देख लेते हैं, जैसे कि ये है। ठीक है, जैसे कि y है, y में आपने जो है वो 5 को जोड़ दिया, तो ये आपके लिए क्या बन गया, ये आपके लिए बीजीय व्यंजक बन चुका है। ठीक है, और अगला उदाहरण देखो तो 33z माइनस 78f जमा 2s। तो यहाँ पे भी हमें क्या क्या दिख रहे हैं, यहाँ पे देखो मुझे ये दिखा, मुझे अचर। ठीक है, 33 क्या है, अचर है, 78 भी अचर है, और 2 भी क्या है, अचर है। चर भी मुझे दिख गए, z एफ और एस, और संक्रिया भी दिख गई। संक्रिया मतलब कि प्लस माइनस गुणा या भाग, माइनस और प्लस। तो जहां पे भी ये पूरा का पूरा आपको ऐसा पूरा जोड़ा मिल जाता है, उसको हम जो है वो बीजीय व्यंजक कहते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको एक उदाहरण दूं, आप मुझे बताना इसको बीजीय व्यंजक कहोगे या नहीं कहोगे। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं 90 जमा 10 माइनस 8 माइनस 4 गुणा 3, क्या ये बीजीय व्यंजक है? नहीं, No, ma'am. क्यों? क्योंकि इसमें चर नहीं है। मैम चर इसमें नहीं है, वेरिएबल नहीं है। वेरिएबल नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, चर नहीं है, वेरिएबल नहीं है। अगर ये बीजीय व्यंजक नहीं तो फिर ये क्या है, इसका भी तो कुछ नाम होगा। ये अचर है। नहीं, अच्छा तो चलो ठीक है, लेकिन इसका नाम लिख लेना। ठीक है, इसको हम कहते हैं अंक गणित व्यंजक। ठीक है, या फिर अंक गणितीय व्यंजक, क्योंकि इसमें क्या हमें दिख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अंक दिख रहे हैं, तो ये हमारे लिए अंक गणितीय व्यंजक है। ठीक है, अंक गणितीय व्यंजक। और अगर यहीं पर मैं क्या करूं, इसी व्यंजक में अगर मैं क्या करूं, 90 के साथ x लिख दूं, जमा 10 के साथ y लिख दूं, माइनस 8 माइनस 4 गुणा 3 लिख दूं, तो अब ये क्या बन जाएगा, अब ये बीजीय व्यंजक बन जाएगा। ठीक है, किस किस को इन दोनों में अंतर समझ आ गया, वो मुझे y टाइप करके देंगे। किसी को डाउट है तो अभी फटाफट से पूछ लो। चर अचर संक्रिया जहां दिख गई वो बीजीय व्यंजक होते हैं। जहां पे किसी चर की कमी पड़ गई तो वो अंक गणित, मतलब जहां पे सिर्फ अंक दिखेंगे वो आपके लिए अंक गणित व्यंजक होगा। ठीक है, अंकों के गणित को जब हम पढ़ते हैं तो वो अंक गणित की कैटेगरी में आते हैं। चर अचर और संक्रिया वाले गणित को जब पढ़ते हैं तो वो बीज गणित में या फिर एल्जेब्रा में आते हैं। ठीक है,
चलो अभी बढ़ते हैं आगे। अंकगणित और बीजीय व्यंजक में हमने फर्क समझ लिया। अब हम बढ़ेंगे आपके चैप्टर का जो हेडिंग है बहुपद के बारे में, कि ये बहुपद क्या होता है। ठीक है, बताओ बहुपद का मुझे एक उदाहरण दे दो। कैसा दिखता है बहुपद, क्या क्या होता है उसके पास, बोलो बोलो। कुछ भी बोलो, बहुपद के आपने उदाहरण देखे होंगे ना बहुत सारे, कुछ भी, कोई भी उदाहरण दे दो जिन बच्चों ने सेकंड चैप्टर x पढ़ा हो। plus 5 is equal to 0। आपने क्या कहा, एक्स स्क्वायर? नो मैम उसका मानक रूप बता दे रहा हूँ मैं। x a स्क्वायर b x प्लस c is equal to 0। मैम स्क्रीन नहीं आ रही है। अच्छा एक मिनट, देखो आपने आधा ठीक कहा आधा गलत कहा। देखो बराबर है जो 0 होता है ना, वो बहुपद में नहीं होता, ठीक है, वो किसी और में होता है। ठीक है, लेकिन हाँ आधा उत्तर सही था, थोड़ी सी इसमें गड़बड़ हुई है, वो हम अभी इसको ठीक करेंगे। पहले बताओ स्क्रीन अभी देखो, अभी नजर आ रही है? Yes, ma'am. ठीक है, यस मैम। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ऐसा कुछ इन्होंने कहा है, तो हाँ ये बहुपद का मानक रूप होता है। किस प्रकार के बहुपद का होता है वो आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम अगर सिर्फ बहुपद के उदाहरण की बात करें तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, जैसे अगर मैंने यहाँ पे लिखा 2x स्क्वायर, स्क्वायर रहने दो अभी, 2x जमा 9 लिखूं अगर, तो क्या ये बहुपद है? क्या इसको हम बहुपद कह सकते हैं? Yes, ma'am. ठीक है, कह सकते हैं। क्या इसको हम बीजीय व्यंजक कह सकते हैं? Yes, ma'am. तो यस मैम। ठीक है, बहुपद भी कह सकते हो, बीजीय व्यंजक भी कह सकते हो। क्या बहुपद और बीजीय व्यंजक में कुछ फर्क होता होगा? यस मैम। ठीक है, बाकी बच्चे बताओ, क्या आपको भी लगता है कि बीजीय व्यंजक और बहुपद में कुछ फर्क होता होगा, कुछ अंतर होता होगा? यस मैम। ठीक है, चलो तो वो अंतर क्या होता है वो अभी मैं आपसे नहीं पूछूंगी, वो मैं आपको खुद से बताऊंगी। अभी आगे बढ़ते हैं। पर हाँ बहुपद का उदाहरण ठीक था, लेकिन बराबर है 0 अभी बहुपद में नहीं लगेगा। ठीक है, वो आपने ठीक बताया, पर वो किसी और के साथ होता है। सबसे पहले तो बहुपद की एक परिभाषा पढ़ लीजिए, बहुत ही जरूरी परिभाषा है कि बहुपद क्या है। बहुपद एक विशेष प्रकार का बीजीय व्यंजक है। बहुपद है क्या, बहुपद किसका प्रकार है, तो बीजीय व्यंजक का ही प्रकार है। बहुपद भी किसकी कैटेगरी में आता है, बीजीय व्यंजक की ही कैटेगरी में आता है। लेकिन इसमें एक अंतर होता है, क्या अंतर होता है, जिसमें चर के सभी घातांक पूर्ण संख्या होते हैं, सिर्फ उन्हीं बीजीय व्यंजकों को बहुपद का नाम मिलता है। फिर से मेरी बात सुनो, बहुपद एक विशेष प्रकार का बीजीय व्यंजक है, मतलब बहुपद में भी चर होगा, अचर होगा और संक्रिया होगी। लेकिन इसमें प्लस एक और चीज होगी कि जितने भी इसमें चर होंगे, चर मतलब वेरिएबल, वेरिएबल मतलब एबीसीडी वाले, जितने भी ऐसी ऐसी चीजें होंगी, उनकी जो घात होगी वो हमेशा पूर्ण संख्या में ही होनी चाहिए। ठीक है, कैसी होनी चाहिए, पूर्ण संख्या। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक उदाहरण लिखूं, x की घात 2 जमा 4 x जमा 3, तो ये क्या है, इसको मैं कहूंगी कि ये एक बहुपद है। क्यों, क्योंकि इसके पास, चर की घात है। हाँ इसके, चलो चर की घात है वो भी ठीक है, लेकिन चर की घात कैसी है, कैसी है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। ठीक है, चर की जो घात है वो पूर्ण संख्या में है, तो हम कहेंगे कि हाँ ये एक बहुपद है। और साथ में इसको आप बीजीय व्यंजक भी कह सकते हो, क्योंकि ये बीजीय व्यंजक की भी तो सारी की सारी शर्तें मंजूर कर रहा है ना। देखो बीजीय व्यंजक ने यस कहा मैम। चर अचर Yes, लेके आओ, ma'am. है ना, और उसको जोड़ो या कुछ भी करो तो बीजीय व्यंजक बन जाएगा। तो ये दोनों है, है। ये दोनों है। ठीक है, और अगर मैं आपसे एक और अभी उदाहरण पूछूं, तो अगर मैं लिखूं इसी को, x की घात 2/3 जमा 4x जमा 3, तो अब मुझे बताओ क्या इसको आप बहुपद कहोगे? यस मैम। Ma'am. पक्का No, ma'am. नहीं कहेंगे, क्यों? यस मैम। नो मैम पूर्ण संख्या। हाँ क्योंकि घात देखो, चर देखो, चर यहाँ पे x है, चर की घात यहाँ पे 2 थी, पूर्ण संख्या थी, तो हमने इसको बहुपद का नाम दिया। यहाँ पे जो चर की घात है वो पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि 2/3 में 2/3 जो है वो पूर्ण संख्या की कैटेगरी में नहीं आता है, तो ये बहुपद नहीं है। पर क्या ये बीजीय व्यंजक है? यस मैम।
बताओ बताओ, देखो ये डाउट क्लियर करना ना जरूरी है, नहीं तो बहुत से बच्चे इसी में कंफ्यूज रहते हैं। ये बहुपद नहीं है, बीजे व्यंजक तो है। बीजे मैम व्यंजक बीजे तो है, व्यंजक है। क्योंकि बीजीय व्यंजक हमें कोई शर्त नहीं रखता। बीजीय व्यंजक कहता है बस चर लेके आओ, अचर लेके आओ, उनको जमा घटाना गुणा कुछ भी करो, मैं उनको अपना नाम दे दूंगा, मैं उनको बीजीय व्यंजक बना दूंगा। लेकिन बहुपद कहता है कि चर जैसा भी हो उसकी जो घात है वो हमेशा पूर्ण संख्या होनी चाहिए। कुछ बच्चों को अगर डाउट है तो पूर्ण संख्या लिख लीजिए, कौन कौन सी होती है। पूर्ण संख्या में सिर्फ 0 आता है, 1 आता है, 2, 3, 4, 5 ऐसे करते करते अनंत तक ये संख्याएं जाती हैं। इनमें कौन कौन नहीं आएंगे, तो इनमें बटे वाली संख्याएं नहीं आती हैं, इनमें दशमलव वाली संख्याएं नहीं आती हैं, इनमें नेगेटिव नंबर्स नहीं आते हैं, इनमें वर्गमूल वाली संख्याएं नहीं आती हैं। ये सभी पूर्ण संख्या की कैटेगरी में नहीं आएंगे। सिर्फ कौन आएंगे, तो ये जो चीजें आपको यहाँ दिख रही हैं, बस ऐसे ही नंबर पूर्ण संख्या की कैटेगरी में जो है वो आते हैं। ठीक है, अभी बताओ, अभी किसी को कोई डाउट? थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ होगा, बाकी प्रैक्टिस के साथ होगा, एकदम से सब कुछ नहीं आता, मैम प्रैक्टिस के साथ करोगे तो सीख जाओगे। ठीक है, चलो तो अभी आगे बढ़ते हैं। अभी हमने सीख लिया कि बीजीय व्यंजक जो है, ठीक है, बहुपद क्या है, बहुपद भी बीजीय व्यंजक से ही निकला है, पर वो एक अलग, एक स्पेशल टाइप का है। क्या उसमें स्पेशल है? उसमें ये स्पेशल है कि जो चर होंगे, जो वेरिएबल होंगे, जो एक्स वाई जेड ए बी सी डी ऐसे ऐसे होंगे, उनकी जो घात होगी वो हमेशा पूर्ण संख्या ही होनी चाहिए। ठीक है, और अगली लाइन जो लिखी है उसको भी देख लेते हैं। ये कह रहे हैं कि बहुपद को सामान्यतः पी और ब्रैकेट में चर लिख करके जो है वो प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे, अगर मैं एक बहुपद लिखना चाहूं, मैंने यहाँ पे लिख दिया x जमा 4। ठीक है, तो मुझे इसको दर्शाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे लिखना पड़ेगा p। p का मतलब होता है पोलिनोमियल, क्योंकि इसको इंग्लिश में पोलिनोमियल कहते हैं ना। तो p हमें दर्शा रहा है कि एक पोलिनोमियल है, और ब्रैकेट के अंदर जो ये लिखा है x, ये मुझे दर्शाएगा कि ये जो पोलिनोमियल बना है ये किस चर से बना है, तो ये x चर में बना हुआ है। ठीक है, p मतलब पोलिनोमियल, और ब्रैकेट के अंदर जो मैंने लिखा उसका मतलब है कि किस चर से ये बना है, तो x चर से ये बना है। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे एक उदाहरण दूं, मैं लिखूं यहाँ पे y² जमा y माइनस 3, p का मतलब तो होता है पोलिनोमियल, और ब्रैकेट के अंदर मैं क्या लिखूं? y, क्योंकि पूरे इस पोलिनोमियल में, पूरे इस बहुपद में y का इस्तेमाल किया गया है, तो इसको हम कैसे दर्शाएंगे? py से। ठीक है, मान लो मैंने यहाँ पे लिखा l जमा 2, तो इसको मैं किससे दर्शाऊं? PL। p का मतलब पोलिनोमियल, और l मतलब कि इसमें जो है वो l इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, और इसी को अगर हम लिखते हैं आगे, z³ माइनस z², तो स्क्रीन फिर से शायद रुक गई होगी। यस मैम। हाँ, अभी देखो z³ z² z माइनस 8, तो यहाँ पे किसे मैं इसको दर्शाऊं? P ब्रैकेट में Z। ठीक है, p ब्रैकेट में z। देखो एक ही आवाज आ रही है, बाकी बच्चे भी तो बताओ समझ आ रहा है आपको कि नहीं? मैम आ रहा है। ठीक है, p का मतलब पोलिनोमियल, और x y l z क्यों लिखा? क्योंकि पहले वाला पोलिनोमियल x से बना है, x चर से बना है, उसमें x का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा वाला पोलिनोमियल y से बना है, इसमें y का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। ये l से बना है, इसमें l का ही इस्तेमाल हो रहा है। ये z से बना है, इसमें z का ही इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए pz। अब अगर मान लो कोई पोलिनोमियल जो है वो क्या कर रहा हो, 2 उससे बन रहा हो, तो वैसे आपके सिलेबस में है नहीं, पर चलो ऐसे बता देते हैं। मान लो मैंने यहाँ पे लिखा x² प्लस y माइनस 3, तो मैं इसको कैसे दर्शाऊंगी? p का तो p ही रहेगा, और अंदर क्या क्या आएगा? मैम P प्लस Z y लेकिन इसमें तो x भी है, मतलब x प्लस y। प्लस Y। प्लस नहीं लिखेंगे, x कॉमा y। ठीक है, क्योंकि ये जो मेरा यहाँ पे बहुपद बन के आया, ये किस किस की मदद से बना? x भी, y भी, तो x कॉमा y। ठीक है, प्लस नहीं लगाएंगे, x कॉमा y। ठीक है, सभी को क्लियर हो गया? वैसे आपके सिलेबस में ये है नहीं, इस पे ज्यादा आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, पर हाँ ये आपके सिलेबस में है तो इसको ध्यान से देख लो। बढ़ते हैं आगे, बहुपद के बारे में हमने सीख लिया, बहुपद के ये उदाहरण है। तो 3t ये भी एक बहुपद है। क्यों? क्यों है ये बहुपद? क्यों है ये बीजीय व्यंजक? क्योंकि इसमें पूर्ण संख्या है और इसमें चर है। पूर्ण संख्या, चलो ठीक है, पूर्ण संख्या बस घात में होनी चाहिए, बाकी जैसी मर्जी संख्या उससे कोई।
हाँ देखो चर अचर है, ये कर क्या रहे हैं, इनके बीच में तो कोई साइन ही नहीं है। मैम मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई multiply हो रहे हैं। मल्टीप्लाई गुणा कर रहे हैं, ठीक है। तो बस यही था कि आपको बहुत बार ऐसा हो सकता है कि कुछ चीजें ऐसी लिखी गई होंगी कि जिनके बीच में ना तो जमा का निशान होगा, ना तो माइनस होगा, ना तो भाग होगा, तो खुद समझ जाना कि ये एक दूसरे के साथ गुणा कर रही है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। तो बीजीय व्यंजक का उदाहरण आपको यहाँ पे लिख के दिया गया है, 3x की घात 2/3 जमा 4x जमा 5, ठीक है। तो ये क्या है, ये बीजीय व्यंजक है, लेकिन क्या इसको आप बहुपद कहोगे? नहीं, नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें जो घात है वो बटे में है, बटे में घात नहीं चाहिए, ठीक है। क्योंकि वो बटे में आ गया इसलिए मैम। अब यहाँ बताओ, चलो इसका बताओ। मैम 4 इसमें रूट में है इसीलिए नहीं है। रूट में है तो क्या हो गया, हमने तो रूट की बात ही मैम नहीं की थी। 1/2 हो जाएगा क्योंकि इसकी वेरी पावर। वेरी गुड भाई, आपने तो बिल्कुल सही आंसर दे दिया कि अगर आप इस वर्गमूल को हटाओगे अभी, ठीक है, इस वर्गमूल को हटा के देखो, तो हमें पता है कि वर्गमूल हटा करके जब हम उसको घात में लिखना चाहते हैं तो घात बन जाती है 1/2। ये हमने पिछली क्लास में तो सीखा था, है ना, पिछले चैप्टर में तो सीखा था। तो यहाँ पे भी घात क्या आ गई, घात बटे में आ गई, घात पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसको हम बहुपद नहीं कह सकते, लेकिन ये बीजीय व्यंजक होगा। देखो यही समझना है, कंफ्यूज मत होना। बीजीय व्यंजक कहता है कुछ भी उठा के ले आओ, उनका कॉम्बिनेशन बना दो, चर अचर, घात जैसी मर्जी हो, नेगेटिव हो, बटे में हो, जैसी मर्जी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चर होना चाहिए, अचर होना चाहिए, जमा घटाव का कुछ ना कुछ निशान होना चाहिए, तो बीजीय व्यंजक बन जाएगा। पर बहुपद कहता है कि चर अचर तो होने ही चाहिए, लेकिन साथ में घात भी पूर्ण संख्या होनी चाहिए, ठीक है। चलो इसका बताओ, इसको कहोगे क्या बहुपद? नो यस मैम। मैम, यस यस कहा मैम। तो क्यों और नो कहा तो क्यों? मैम क्योंकि वो एक मतलब नहीं होगा मैम। मैम क्योंकि ये बहुपद इसलिए नहीं होगा क्योंकि 5 मतलब रूट हटाएंगे तो 1/2 आ जाएगा। नहीं, यहाँ एक हिंट देती हूँ, रूट सिर्फ 5 के ऊपर है। मैम एक्स के ऊपर अब बताओ, स्क्वायर है तो वो पूर्ण संख्या है तो। आप कह रहे होगा, हाँ चलो ये पूर्ण संख्या x के ऊपर स्क्वायर है, और इस वाले x की बताओ। मैम इसकी घात तो 1 है। 1 है, तो ये भी तो पूर्ण संख्या हुई, है ना, ये भी तो पूर्ण संख्या हुई, क्योंकि जो वर्गमूल लगा हुआ है वो तो 5 के ऊपर लगा है। अब 5 के बारे में या संख्या के बारे में तो कोई कंडीशन दी ही नहीं। बहुपद ने तो ऐसा कहा ही नहीं कि आप अचर को भी देखो, बहुपद ने बस इतना कहा कि चर को देखो, चर की घात कैसी है उससे बहुपद को फर्क पड़ता है, संख्या की घात कैसी है, संख्या जैसी मर्जी हो उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ वेरिएबल से उसको फर्क पड़ेगा, कांस्टेंट टर्म से, नंबर से उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम कहेंगे हाँ ये बहुपद कहा जा सकता है, ठीक है, ये क्या होगा, ये बहुपद होगा। लेकिन जो ऊपर वाले हैं इनको हम बहुपद नहीं कहेंगे, पर ये बीजीय व्यंजक होंगे, ठीक है। बीजीय व्यंजक तो ये भी है, लेकिन बीजीय व्यंजक होने के साथ साथ इसको बहुपद का नाम भी मिल जाएगा, क्योंकि इसमें जो हमारे चर हैं उनकी जो घातें हैं वो कैसी हैं, वो पूर्ण संख्या वाली है। और यहाँ पे तो सिर्फ बहुपद के ही उदाहरण दिए हुए हैं। चलो तो ये था हमारे इसके बीजीय व्यंजक और बहुपद के बारे में थोड़ा थोड़ा सा अंतर। अभी बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आगे क्या है। अब 4 कंडीशन है जो आपने याद रखनी है। अगर आपने ये 4 कंडीशन अच्छे से समझ ली तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि किसको बहुपद कहना है, किसको बहुपद नहीं कहना है। सबसे पहली कंडीशन, चर की घात कभी भी ऋणात्मक ना हो, मतलब कि नेगेटिव ना हो। किसकी घात? चर की घात, ठीक है। तो 2 उदाहरण दूंगी, बताना कौन वाला बहुपद होगा कौन वाला नहीं होगा। एक्सक्यूज मी मैम। 5 जी बेटा। मैम मुझे ना कॉल कट करनी पड़ेगी, मेरी नानी की ना तबीयत खराब है, इसलिए मुझे जाना होगा डॉक्टर पास। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप क्लास लेफ्ट कर दीजिए, रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। अच्छा ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है 2। हाँ बेटा, क्लास को आप लेफ्ट कर सकते हो। मैम थैंक यू मैम। ओके बेटा, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिखा 3। इनमें से कौन है जो बहुपद होगा? मैम फर्स्ट वाला। ठीक है, सभी बच्चों को यही आंसर है, सभी बच्चों का। यस मैम, फर्स्ट वाला होगा। ठीक है, फर्स्ट वाले को हम बहुपद कह सकते हैं, क्यों? क्योंकि चर की घात। मैम क्योंकि चर की
घात 2 है, पूर्ण हाँ, संख्या यहाँ पे है। चर की घात 2 है, यहाँ पे चर की घात 1 है, दोनों ही पूर्ण संख्या है, तो हम कहेंगे कि ये बहुपद है। नीचे वाले को बहुपद क्यों नहीं कह सकते? मैम चर की घात -4 है, नेगेटिव में है। चर की घात -4 है, यहाँ पे देखो माइनस का 4 है, और यहाँ पे तो चर की घात 1 थी, लेकिन यहाँ पे माइनस में आ गई ना, तो इसको हम बहुपद जो है वो नहीं कहेंगे। ठीक है, बस ये थोड़ी थोड़ी चीजें आपने ध्यान रखनी है। पहली कंडीशन कि चर की घात कभी भी नेगेटिव ना हो। अचर की घात नेगेटिव होगी तो चलेगा, लेकिन चर की घात नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कांस्टेंट टर्म जो आपके पास होती है, जो आपके पास संख्याएं होती हैं, उनकी घात नेगेटिव चलेगी, लेकिन एक्स वाई जेड एबीसीडी इनकी घात नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। फिर बात करते हैं अगले एग्जाम्पल की। चर की घात भिन्न हो, अगर कभी भी आपका जो चर है उसकी घात अगर भिन्न भिन्न में आ रही है, भिन्न मतलब बटे में आ रही है, तब भी उसको हम बहुपद नहीं कहेंगे। ठीक है, तो इसका भी एक उदाहरण लिख लेती हूँ। 4/5 y की घात 3 माइनस y की घात 2, एक ये है, और अगला उदाहरण है y की घात 3/2 माइनस y। इन दोनों में से कौन बहुपद नहीं होगा? मैम सेकंड वाला। ठीक है, नीचे वाला। ये बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें चर की घात देखो तो बटे वाली है, और यहाँ पे देखो तो चर की घातें पूर्ण संख्याएं। ठीक है, तो ये बहुपद नहीं होगा और ये बहुपद होगा। अब यहाँ पे मैंने लिखा था 4/5, तो ये क्या है? ये 4/5 हम लिख सकते हैं अक्षर है। कि ये संख्या है। ठीक है, संख्या जैसी मर्जी हो, संख्या के घात जैसी मर्जी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चर से बहुत फर्क पड़ता है। तो ये दो कंडीशन यहाँ पे हो गई। दो कंडीशन थोड़ी नीचे कर लेते हैं। चर वर्गमूल के अंदर हो तब भी हम उसको बहुपद नहीं कहेंगे। जैसे आपके पास एग्जाम्पल था वर्गमूल 5x जमा 4, तो यहाँ पे वर्गमूल के अंदर 5 है, जब तक 5 के ऊपर वर्गमूल है तब तक कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर अगर ऐसा होता 5 वर्गमूल x जमा 4, तो इसको हम बहुपद का नाम नहीं देंगे। ठीक है, ये आपके लिए बहुपद है, लेकिन ये आपके लिए बहुपद नहीं है। ठीक है, ठीक है, ये वाला जो है वो बहुपद नहीं है और ये बहुपद है। किसी को डाउट हो तो पूछते रहना बच्चों। और फिर आखिरी कंडीशन है कि चर क्या हो? हर में हो। अगर आपका जो वेरिएबल है वो अगर हर में जा रहा है तब भी आप उसको बहुपद नहीं कहोगे। जैसे कि मान लो मैंने लिखा यहाँ पे 5/y जमा 8, तो ये हमारे लिए बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि चर कहाँ चला गया? हर में चला गया। अब इससे हुआ क्या? अगर चर हमारा हर में चला गया तो इससे क्या होगा? तो इससे ये होगा कि जब आप इसको सॉल्व करोगे, जब आप इस चर को ऊपर लेके आओगे, जब इसको आप इसके मानक रूप में लिखना चाहोगे, तो ये बन जाएगा 5y और y की घात -1। क्यों? नीचे y की घात जमा की 1 थी, और हमें पता है कि जब हम अपने हर को ऊपर शिफ्ट करते हैं तो इसकी जो घात होती है वो नेगेटिव बन जाती है। ठीक है, और ये जो माइनस का 1 है वो पूर्ण संख्या तो है नहीं, तो फिर से यहाँ पे क्या हो गया? चर की जो घात है वो पूर्ण संख्या नहीं रही, इसलिए हमने कहा कि हमारा चर बटे में भी नहीं होना चाहिए, हर की जगह पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये 4 कंडीशन थी। अब इसी पर आधारित क्वेश्चंस आपको आएंगे। इन चारों में से किसी में कोई डाउट है तो पूछ लो, किसी भी कंडीशन में कोई डाउट है तो। ठीक है, देखो फिर से मैं रिपीट करती हूँ, बहुत से बच्चे ये सारी कंडीशन ना मैम एक बार और रिपीट कर दो। ठीक है, एक बार रिपीट करते हैं। पहले एक बार सुन लीजिए, बहुत से बच्चे ना इसको अचर में भी अप्लाई करते हैं। ध्यान रखना, अचर में अप्लाई मत करना। अचर जैसा मर्जी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस चर की घात देखना। एक्स वाई जेड देखो, एक्स वाई जेड की सीधे घात देखो, बाकी आपको कुछ नहीं देखना। सबसे पहली चीज, चर की घात ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए, मतलब कि माइनस नहीं होनी चाहिए। इट मीन्स आपके पास जो लिखा गया है वो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो एक्स की घात -5 आ रही है और ये ऋणात्मक होती है, तो हम कहेंगे ये हमारे लिए बहुपद नहीं है। दूसरी कंडीशन, चर की घात भिन्न में ना हो। जैसे मैं अगर लिख लूं 5y और y की घात अगर मैं 3/2 लिख दूं और आगे जमा का 4 लिख दूं, तो y की घात बटे में आ गई। ऐसी भी कंडीशन हमें नहीं चाहिए, तो इसलिए इसको भी क्रॉस करेंगे, ये भी बहुपद नहीं है। और आगे बढ़े तो चर वर्गमूल के अंदर नहीं होना चाहिए, मतलब कि अगर इसको ऐसे लिखा गया है 5 वर्गमूल y जमा 8, तो हम कहेंगे कि ये भी बहुपद नहीं है। ठीक है, और चर अगर हर में हो, मतलब कि बटे में हो, मतलब 5/y ऐसा हो, तो भी इसको हम कहेंगे कि बहुपद नहीं है। पर मुझे ये बताओ कि क्या ये चारों बीजीय व्यंजक होंगे? यस मैम। यस मैम। ठीक है, चलो यस मैम। आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा।
अब आपने यहाँ पे बताना है, क्वेश्चन ध्यान से देखना और बताना है। आपको जो यहाँ पे पहली चीज दी गई है d की घात 2 माइनस 3d प्लस 8, क्या ये एक बीजीय व्यंजक है? बताओ हाँ या ना। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ये एक बीजीय व्यंजक है। क्या इसे आप बहुपद का नाम भी दे सकते हो? यस यस Yes, मैम। यस मैम। ठीक है, अगला देखते हैं। h बटे में 7 जमा में 2, क्या ये एक बीजीय व्यंजक है? यस मैम। yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। इसे आप बहुपद कहोगे? Yes, नो ma'am. मैम। नो मैम। नो मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम कहेंगे। Yes, ma'am कहेंगे, क्योंकि इसका 7 जाएगा ऊपर तब वो होगा माइनस में, h तो वही हाँ, रहेगा ना। ऐसे वही मैम, ये रहेगा। बहुपद देखो है। हमारा चर थोड़ी ना हर में है, चर तो अंश में है, तो हम कहेंगे कि ये बहुपद की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, क्योंकि h की घात देखो तो h की घात 1 है, इसकी घात नहीं बदलेगी, ऐसे कैसा रहेगा। ठीक है, आगे बताओ। 3 वर्गमूल के अंदर n माइनस 34n, क्या ये बीजीय व्यंजक है? यस मैम। यस Yes, मैम। ma'am. यस मैम। ठीक है, बीजीय व्यंजक है। क्या ये इसको हम बहुपद कहेंगे? नो No, मैम। ma'am. नो मैम। नो मैम। क्यों, कारण क्या है? मैम क्योंकि n के मैम ऊपर Ma'am, वो वर्गमूल n में रूट है। एन मैम उसके अंदर आ गया, रूट के अंदर। n रूट के अंदर आ गया, तो हमें जो है अपना चर रूट के अंदर नहीं चाहिए, तो हम कहेंगे ये बहुपद नहीं है। वर्गमूल 6 के माइनस 5 के जमा 9h माइनस 2, क्या ये बीजीय व्यंजक है? Yes, यस ma'am. मैम। यस मैम। क्या ये बहुपद है? नो मैम। Yes, ma'am. मैम। यस मैम। Ma'am, यस मैम है। मैम है। है। पहले सोच लिया करो फिर बोला करो, है मैम, जल्दबाजी है। में गलत मैम कर यस देते मैम हो। है। ये है, छह मतलब रूट नहीं लगा है ना। क्योंकि आप इनको देखो ना, आप इसको क्यों देख रहे हो? आप बस घात देखो, आपको एक्स वाई जेड में नहीं, आपको बस घात ही देखनी है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करूं तो आपने देखा ये k है, आपने देखा ये k है, k की घात देखो, कुछ नहीं मतलब कि 1। ये आगे फिर से k आ गया, k की घात देखो मतलब कि 1, आगे h आ गया, h की घात देखो मतलब कि 1। आपने बस चर देखना है और चर में भी उसकी घात देखनी है, बाकी कुछ नहीं देखना है। ठीक है, संख्याओं को, जो भी संख्याओं के साथ हो रहा है, हमें उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। संख्या के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है, संख्या जैसी मर्जी हो, जहां मर्जी हो, लेकिन चर के ऊपर कंडीशन है कि घात हमेशा पूर्ण संख्या में ही हो, बटे के नीचे ना हो, और वर्गमूल के अंदर ना हो, और नेगेटिव पावर ना हो। ठीक है, अगला बताओ। अगला जो ये है 5/c माइनस 10, क्या ये बीजीय व्यंजक है? यस मैम। Yes, ma'am. क्या ये Yes, बहुपद ma'am. है? यस मैम। नो मैम। No, ma'am. नहीं है, नो मैम। क्योंकि जो चर है वो हर में है, मतलब बटे के नीचे है। ठीक है, तो यहां से हमने एक चीज सीखी कि जितने भी संख्याएं बहुपद कहलाई जाती हैं, वो सभी के सभी बीजीय व्यंजक भी कहलाई जा रही हैं। मतलब जितने भी इस गणित में जितने भी बहुपद हैं, सारे के सारे बहुपद बीजीय व्यंजक होते हैं। ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? सही है। सही मैम है। सही है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा लिख ले रही हूँ। जितने भी, ये कह रहे हैं जितने भी बीजीय व्यंजक, सॉरी, जितने भी बहुपद हैं इस गणित में, ठीक है, जितने भी बहुपद इस गणित में हैं, उन सभी को हम बीजीय व्यंजक कह सकते हैं, या फिर ऐसा होता है जितने भी बहुपद हैं वो बीजीय व्यंजक भी होंगे। ठीक है, आपने कहा कि ये जो लाइन है ये क्या है, ये करेक्ट है, तो जी हाँ बिल्कुल सही है। अब अगर इसी का उल्टा कर दूं कि इस गणित में जितने भी बीजीय व्यंजक हैं, क्या वो सभी बहुपद भी होंगे? नहीं मैम। No, ma'am. नहीं नो होंगे। मैम। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। जितने भी बीजीय व्यंजक होंगे वो सभी के सभी बहुपद होंगे, तो जी नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि बहुपद एक शर्त रखता है, उस शर्त को जो बीजीय व्यंजक पूरा करेगा वो बहुपद बनेगा। अगर उस शर्त को बीजीय व्यंजक पूरा नहीं करता तो फिर वो बहुपद की कैटेगरी में नहीं आ सकता, वो बीजीय व्यंजक तक ही सीमित रहेगा। ठीक है, चलो एक सवाल पूछती हूँ मैं आपसे अभी, क्या ये बहुपद है? No, ma'am. नो मैम। नो मैम। यस भी कह रहा है कोई? क्या बताओ जरा, यस और नो। ये मैंने ए लिखा था, नो मत समझना, ये ए नो। है। ठीक है, क्या ये बहुपद है? यस Yes, मैम। ma'am. मैम। यस मैम। ठीक है, क्या ये बहुपद है? नो मैम। नो नो मैम। मैम। क्योंकि जेड ऊपर होता तो हो जाता। हाँ, क्या ये बहुपद है? यस मैम। यस मैम। ठीक है,
क्या ये बहुपद नो है? मैम, ये बहुपद यस नहीं मैम होगा। है। नो मैम। मैम नहीं है, नो क्योंकि मैम नहीं माइनस का है। नहीं होता कभी भी घात। नहीं है? बाकी बच्चे बताओ मैम है मैम ये। नहीं है, क्योंकि घात माइनस में नहीं होना चाहिए। किसकी घात? मैम पाँच चर की। की घात 3 है, ये है। पांच की है? पांच मैम तो है। पांच चर नहीं है वो ना। माइनस में नहीं होना चाहिए था, अल्फाबेट वही तो होना पूछ रही हूँ, चाहिए। किसकी घात माइनस में नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये जो बहुपद है। आपके जो आपके अल्फाबेट्स हैं ABCDEF से लेकर के XYZ तक, उनकी घात माइनस में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बाकी जो आपके नंबर हैं, जो आपकी संख्याएं हैं, उनकी घात जैसी मर्जी हो। तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि संख्या को मत देखो, चरों को देखो। हमेशा आपकी नजर किस पे होनी चाहिए? हमेशा आपकी नजर होनी चाहिए आपके चर पे और उसकी घात पे। सिंपल, संख्या को मत देखो। संख्या जैसी मर्जी हो, हमें उससे कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। अब ये जो -15 घात थी, ये 5 की थी, है ना, तो हमें क्या फर्क पड़ता है? 5 के पास जो मर्जी घात हो, हमें तो y को देखना है। y के पास 3 घात है, तो मतलब हाँ, बहुपद है, ठीक है। और इसका आखिरी, हाँ यही था वैसे तो। अब मैम ये बताओ क्या? बहुपद नहीं मैम है, ये क्योंकि बहुपद वाई नहीं माइनस है। का घात है उसका। ठीक है, नो, ये बहुपद नहीं है, ठीक है। तो बस ये सभी कंडीशन याद रखना है, क्योंकि पोल सेक्शन में किसी भी तरह का क्वेश्चन आ सकता है। सवाल क्या होंगे? कौन बहुपद है, कौन बहुपद नहीं है, ठीक है। या फिर क्या ये बहुपद है, यस नो, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस होंगे। तो गलत मत करना, कोशिश रखना कि सही रखो। गलत कब होता है? जब आप थोड़ा सा उस पे सोचते नहीं हो, एकदम से आंसर दे देते हो। एकदम से कभी आंसर नहीं देना है, थोड़ा सा सोचना है। अच्छा, इसका मैं रीजन बता दूं कि वर्गमूल के अंदर जब कोई चर होता है तो उसको हम क्यों बहुपद नहीं कहते। वैसे मैंने पहले भी बताया था, पर जिन बच्चों ने क्योंकि ये मैम मिस कर रूट दिया हो, हटाने के बाद मतलब 1/2 हाँ हो जाता है। हाँ, जिसने मिस कर दिया हो वो सुन ले। क्योंकि अगर हम क्या करें, मान लो मेरा जो एक्स है वो अभी वर्गमूल के अंदर है, ठीक है। मैं क्या करूं, अगर मैं इस वर्गमूल को हटा करके घात के रूप में लिखना चाहूं, तो इसमें जो घात आ जाएगी वो 1/2 आ जाएगी। और 1/2 हमें घात नहीं चाहिए, हमें जो है वो घात हमेशा पूर्ण संख्या चाहिए। किसकी? चर की। तो इसलिए वर्गमूल के अंदर अगर चर आ जाए तो वो बहुपद नहीं होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखना कि बटे में भी ना हो, वर्गमूल के अंदर भी ना हो, घात जो है वो माइनस भी ना हो, ठीक है। बस 3-4 ही कंडीशन थी। और भिन्न में भी घात ना हो, भिन्न मतलब ऐसी घात भी ना हो, तो ये भी बहुपद नहीं है। तैयार है सभी पोल में क्वेश्चन करने के लिए? पहले तो ये बता दो। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, चलो तो अभी कर लेते हैं एक सवाल, तो उससे मुझे भी आइडिया हो जाएगा कितने बच्चों को क्लियर है, कितने बच्चे डाउट में हैं। तो अभी के लिए चैट ऑफ हो चुकी है, माइक भी सभी ऑफ ही रखेंगे, ठीक है। माइक ऑन करके आंसर कोई नहीं बताएंगे, आंसर आपने जो है वो पोल सेक्शन में दे देना है। तो क्वेश्चन आप सभी के सामने बच्चों ये है, आपको नजर आ रहा होगा कि वर्गमूल के अंदर बैठा हुआ y, क्या ये एक बहुपद है? अगर ये बहुपद है तो ऑप्शन नंबर ए पे टिक करो, बहुपद नहीं है तो ऑप्शन नंबर बी पे आपने टिक करना है। अभी रुको, मैंने इसमें 4 ऑप्शन दे दिए थे, मैं पहले तो हटा देती हूँ सी और डी को। नहीं पता लगा बच्चों ने गलती से सी और डी पे क्लिक कर दिया, जबकि वो तो ऑप्शन में है ही नहीं, है ना। तो बस अभी मैं इनको हटा देती हूँ, तब तक अपना आंसर सोच लो अच्छे से, और अपना आंसर अब आप पोल सेक्शन में जाकर के दे सकते हैं। वर्गमूल के अंदर बैठा हुआ y, क्या ये बहुपद है? अगर है तो ऑप्शन नंबर ए पे टिक कर दो, अगर नहीं है तो ऑप्शन नंबर बी पे टिक कर दो। क्लास में हमारे पास अभी 17 के करीब बच्चे हैं और 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। सभी कोशिश करेंगे, सभी कोशिश करेंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छा सभी कर रहे हैं। 13 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, बहुत अच्छे। बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए। क्लास में हमारे पास हैं अभी 15 बच्चे। 15 में से 13 बच्चों ने आंसर दे दिया, 2 बच्चे अभी भी रह रहे हैं। तो अभी मैं करती हूँ 10 सेकेंड्स का वेट। जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया है वो पूरी कोशिश करना अपना आंसर पोल सेक्शन में देने की, ठीक है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सभी बच्चों ने आंसर दे दिया है। वेरी गुड, वेरी गुड। 16 बच्चों के मेरे पास आंसर आ चुके थे और इसका रिजल्ट भी आप देख सकते हो और अपना आंसर भी अभी आप बता सकते हो। क्या ये बहुपद है या नहीं? मैम नो नहीं है, मैम। क्योंकि y कभी रूट में नहीं होना चाहिए, और अगर रूट हटाते हैं तो मतलब 1/2 आता है। और ये जो क्वेश्चन है बच्चों, बहुपद है या नहीं है, ये आपको जो है वो क्या होता है,
एनुअल एग्जाम में भी आएंगे, एमसीक्यूज में, ठीक है। आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, आपको बोला जाएगा कि बताओ इन चारों में से बहुपद कौन नहीं है या फिर कौन है। तो आपको चारों में से देखना पड़ेगा कि किसको बहुपद कहना है, किसको नहीं कहना है। ये आपके एनुअल एग्जाम में आया था, इसलिए हम इसको अच्छे से कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है। अभी बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सभी बच्चों का वैसे सही था, सिर्फ एक स्टूडेंट ने गलत कर दिया था, पता नहीं वो गलती से हुआ या फिर कोई डाउट है। डाउट है तो पूछो, नहीं है तो वाई टाइप करो, जिनका भी गलत हुआ होगा। ये इसको हम बहुपद नहीं कहेंगे, क्योंकि इस बहुपद कहता है कि चर की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए, वर्गमूल हटेगा तो 1/2 आएगा, ये पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसलिए ये भी बहुपद नहीं है, ठीक है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल आप सभी के सामने ये है, निम्नलिखित में से कौन है जिसको आप बहुपद कहेंगे। मैं एक बार आपको क्वेश्चन रिपीट कर देती हूँ, और रूट जहां भी है उसको थोड़ा डार्क कर लेती हूँ क्योंकि आपको नजर नहीं आएगा दूर से। पहला ऑप्शन है 3 वर्गमूल के अंदर x जमा 2x जमा 7। ऑप्शन नंबर बी है 1/x² जमा 3x जमा 10। ऑप्शन नंबर सी है x की घात 3 - 5x। और ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। आपने बताना है इनमें से कौन है जो बहुपद है, जिसको आप बहुपद कहोगे, जो पोलिनोमियल की कैटेगरी में आएगा। तो उसको पहले तो अच्छे से ढूंढ लीजिए। अगर आपको बच्चों ऑप्शन छोटे छोटे दिख रहे हैं तो अपनी स्क्रीन को जूम कर लो, ऐसे करोगे तो स्क्रीन जूम हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन अच्छे से देख लो, और अगर आपने ऑप्शन डिसाइड कर लिया है तो जाकर के पोल में आप अपना आंसर दे सकते हो। सभी कोशिश करेंगे, अच्छे से देखो, ऑप्शन देख लेना, गलत मत कर देना। ABCD ध्यान से देखो, ए ऊपर है, बी नीचे है, सी इधर है, फिर डी इधर है, ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड। सभी अपना आंसर देने की कोशिश कीजिए। अभी भी थोड़े थोड़े से आंसर गलत आ रहे हैं, पर कोई बात नहीं, चलो जितना भी आपको समझ आया उस हिसाब से आंसर दे दो, है ना, ठीक है। सभी आंसर दो। देखो, पोल में आंसर देना आपका काम है, सही गलत होता है वो तो बाद में सोचना है, अभी आपका काम है पोल में आंसर देना। तो आंसर सभी बच्चे देंगे, ऐसा कोई नहीं होना चाहिए जिन्होंने पोल में आंसर नहीं दिया हो। 14 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। 16 बच्चे क्लास में हैं, 2 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो बच्चों फटाफट से आंसर दे दीजिए, निम्नलिखित में से कौन है जिसको आप बहुपद का नाम दोगे। करते हैं 10 सेकंड्स का वेट, क्योंकि उतना लंबा सवाल ये है नहीं, बस देखना है, आंसर देना है। तो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अभी के लिए पोल एंड हो चुका है और इसका रिजल्ट आप सभी देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर। अभी आप अपना आंसर भी मुझे बता सकते हो, बताओ। मैम सी। सी, ऑप्शन नंबर सी इज दी राइट आंसर, क्योंकि इसको हम बहुपद कहेंगे। बाकियों को बहुपद क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि अगर ऑप्शन नंबर ए में देखा जाए तो x वर्गमूल के अंदर है ना, ये तो हमें नहीं चाहिए, इसको तो हम बहुपद नहीं मानते। और अगर बात करें ऑप्शन नंबर बी की, तो ये बटे के, देखो जितना, हाँ, जो भी लिखा है वो सभी बटे के नीचे आ गया, चर बटे के नीचे आ गया। बाकी हमें किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें बस चर से फर्क पड़ता है। चर हमने देख लिया बटे के नीचे है तो मतलब ये बहुपद नहीं है, चर हमने देख लिया वर्गमूल के अंदर है तो मतलब ये बहुपद नहीं है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर सी इज दी राइट आंसर, ठीक है। एक बच्चे ने किया था उपयुक्त सभी, तो बेटा सभी नहीं होंगे, सिर्फ एक ही इसमें ऑप्शन सही था, वो ऑप्शन नंबर सी था, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ये था बहुपद की पहचान करना। और अब हम सीखेंगे डिग्री ऑफ पोलिनोमियल बहुपद की घात। ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, ये आपके एग्जाम में एमसीक्यू मतलब कि 1-1 मार्क्स की आती है, और मैथ में तो क्या किसी भी एग्जाम में 1-1 मार्क्स की भी बहुत बड़ी कीमत होती है, इसलिए इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। जहां से भी नंबर आप ले सकते हो वो तो बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं, ठीक है। देखो, बड़े क्वेश्चन में फिर भी डाउट रहता है कि कट जाएंगे नंबर, पर एमसीक्यू में कभी नहीं रहता। तो छोटी छोटी अगर आपको बेसिक नॉलेज होगी तो एमसीक्यू में कभी भी नंबर नहीं कट होंगे, ठीक है। तो चलो करते हैं यहाँ पे इसको सॉल्व। सबसे पहले ये कह रहे हैं कि बहुपद की घात बताओ कितनी है, तो हमें यहाँ पे एक बहुपद इन्होंने दे दिया। सबसे पहले तो ये चेक करना होता है कि जो भी ये दिया गया है, हाँ बेटा अभी आएगी, कि जो भी आपको स्क्रीन पे ये दिया गया है ये असल में बहुपद है भी या नहीं। कभी भी बहुपद के चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है, हाँ, पर मैं बता रही हूँ, हाँ पर बता रही हूँ कि कभी भी बहुपद के चैप्टर से क्वेश्चन आता है तो हमेशा सबसे पहले ये चेक करना कि वो बहुपद है भी या नहीं। यहाँ देखा तो हाँ ये बहुपद था। अब इसकी बात करते हैं घात की।
ठीक है, इसकी घात की बात हम करते हैं। पहले तो इसको थोड़ा बड़ा करके मैं लिख लेती हूँ, 4x² माइनस 3x जमा 7। पहले मुझे बताओ यहाँ पे जो चर है, ठीक है, उनकी घात कितनी है? ये मैम x मैम है, 2। इस x की घात है 2, ये x है, इस x की घात कितनी है? 1 1। और मैं अगर यहाँ पे 1 x लिखना चाहूँ, मैम 0 ठीक है, सवाल से पहले ही आंसर दे दिया। सवाल मेरा ये था मैम कि अगर मैं यहाँ पे x लिखना चाहूँ तो उसकी घात में क्या आएगा? तो बिल्कुल करेक्ट है, उसकी घात में 0 आएगा। क्या आएगा? 1 नहीं आएगा बेटा। देखो 1 कब आता है? 1 कब आता है? पहले सुन तो लो एक बार। 1 कब आता है? जब चर आपको दिया गया हो, ठीक है। चर आपको दिया गया था 3x तक, 7 के बाद तो कुछ नहीं था, है ना। तो 7 के बाद मैंने क्या किया? अपनी मर्जी से चर लाया। देखो यहां तक तो आपको चर दिया था, जब चर दिया है उसकी घात नहीं दी है तब 1 लिख सकते हो, तब लिखते रहो 1, तब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर जब 7 के पास चर ही नहीं दिया, मैं अपनी मर्जी से x यहाँ पे लिख रही हूँ, अपनी मर्जी से, तो फिर मुझे इसकी घात में 0 लिखना पड़ेगा। क्यों 0 लिखना पड़ेगा? क्योंकि किसी भी संख्या की पावर अगर 0 होती है तो वो 1 के बराबर आता है। ठीक है, ध्यान से मेरी बात को सुनना, ये आपको बहुत जगह काम भी आ सकता है। कोई भी नंबर, मान लो मैंने 100 लिखा, मैंने लिखा 100 की घात 0, ठीक है, तो बताओ 100 की घात 0 अगर है तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1 नहीं, 1 आएगी, ठीक है। y की घात 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1। 1। 1 5 की घात 0 है तो इसको सॉल्व करके कितना आएगा? 1। 1, ठीक है। किसी की भी घात अगर 0 है तो उसका उत्तर 1 आता है। क्योंकि देखो अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं, ठीक है, मैं इसको सॉल्व करना चाहूं, मैंने लिखा 7 गुणा में x की घात 0, 7 का तो 7 ही रहेगा। x की घात 0 को हल करो, क्या उत्तर आएगा? x। नहीं, x की घात 0 को हल करो, एक। देखो ना, 1। तो 7 एकम 7, तो इसका मतलब ये जो मैंने लिखा है ये 7 के ही बराबर है। ठीक है, ये देख लो, आपको बच्चों ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना है क्योंकि ये आपके काम आने वाला है। बहुत सी जगह होगी जहां पे चर नहीं होता, उसकी घात का पता लगाना हो तो ऐसे किया जाता है। ठीक है, जैसे मान लो मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ, जैसे मैंने 7 को लिखना है अगर, ठीक है, 7 को यहाँ पे 7 लिखा है, 7 में मैं 1 की गुणा कर दूं तो 7 ही आता है, लेकिन मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं 7 को इस तरह से लिखूंगी। ठीक है, लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये भी 7 है और ये भी 7 है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे 7 बिल्कुल अकेला लिख रखा था इन्होंने, मुझे इसकी वैल्यू चेंज नहीं करनी है, पर मुझे चर लिखना है। चर तो इसके पास था ही नहीं, ये तो मैंने अपनी मर्जी से मैं इसे उठा के लेके आई। तो जब मैं किसी भी चीज के साथ कोई चर को लेके आऊंगी, ऐसे अपनी मर्जी से x लिखूंगी, y लिखूंगी, z लिखूंगी, तो मुझे उसकी घात पे 0 लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये भी 7 है और इसको सॉल्व करो, 7 एकम 7, तो ये भी 7 ही आएगा। ऐसा करने से क्या होता है? इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो असल में ये जो मैंने बहुपद यहाँ पर लिखा और ये जो बहुपद यहाँ पे लिखा गया है, दोनों ही सेम है, मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया, क्योंकि जब इसको सॉल्व करोगे तो वापस से आपको यहाँ पे 7 ही मिल जाएगा। किस किस को ये चीज समझ आई? वाई टाइप करेंगे, डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो उसको हम 1 के बराबर लिखते हैं, तो असल में ये कुछ नहीं है, ये 7 ही है। ठीक है, आगे भी पूछूंगी मैं, फिर देखते हैं, इस कंसेप्ट को भूलना मत। चलो आगे देखते हैं अभी। तो अब हमने देखा कि यहाँ पे 3 चर थे, इसकी घात थी 2, इसकी घात थी 1 और इसकी घात थी 0। अब इन चरों में सबसे बड़ी घात कितनी है? 2। ठीक है, सबसे बड़ी घात की अगर हम बात करें कि इन चरों के पास सबसे बड़ी घात कितनी है, तो वो हम कहेंगे कि 2। ठीक है, तो बहुपद की घात भी कितनी होगी? 2 ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। चर की बेटा माइक ऑफ करो।
ठीक है, जो चर की सबसे हाईएस्ट पावर होती है, हाईएस्ट घात होती है, उसी को हम बहुपद की भी घात मान लेते हैं। ठीक है, हमने देखा कि यहाँ पे सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा 2 है, चर की सबसे बड़ी घात 2 है, तो हम कहेंगे बहुपद की घात भी 2 ही होगी। ठीक है, चलो अभी बताओ, अभी किसी को कोई डाउट? नो नो मैम। मैम। ठीक है, तो अगला सवाल करते हैं। यहाँ पे हमने देखा कि इस वाले की घात, यहाँ पे जो चर है, ठीक है, अभी यहाँ पे आपको समझ आएगा जो हमने पीछे क्यों उसको ऐसे लिया। इस x की घात 2 है, यहां लिख दिया, इस x की घात 1 है, यहां लिख दिया। अब यहाँ पे 0 क्यों लिखा है? क्योंकि जब आप अपनी मर्जी से यहाँ पे x लेके आओगे, x लिखोगे, तो आपको उसकी घात 0 लिखनी पड़ेगी, क्योंकि तभी वो बराबर रहेगा, नहीं तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए हमने 0 लिखा है। अब ये एक बहुपद है, ये तो हमें पता लग गया कि बहुपद है ये। इस बहुपद की अधिकतम घात, घातांक जो है वो 2 है। सबसे बड़ी घात अगर हम देखें तो हमें 2 नजर आ रही थी, तो हम कहेंगे कि यही बहुपद की घात भी होगी। ठीक है, अभी और एग्जांपल करते हैं। चलो इसका बताओ। मैम 10। पहले तो मुझे ये बताओ, ये बहुपद है भी या नहीं? यस मैम। मैम बताओ और इसकी सबसे है बड़ी मैम बहुपद। है 10 और ठीक है, इसकी हाईएस्ट घात 10 है। पहले तो सभी घातें बताओ। यहाँ पे 10 x की घात 10, इसकी घात और घात फिर 1 1 और फिर इसकी 17 की घात 0। 17 की नहीं, 17 के साथ जो x 17 है, x लगा उसकी घात 0। उसकी घात 0। ठीक है, मैम आपकी डबल डबल आवाज आ रही है। यस मैम। क्योंकि हमने ये काम कर रखा अमन बेटा माइक ऑफ कर दो। आपकी तरफ से वो डबलिंग डबलिंग होती है, पता नहीं ऐसा क्यों होता है, कभी कभी होता है, टेक्निकल इशू उससे होता है। ठीक है, चलो अब चर की अधिकतम घात जो है वो हमने कहा कि 10 है। ठीक है, सबसे बड़ी घात चरों में हमने 10 देखी, तो हम कहेंगे बहुपद की घात भी 10 ही होगी। स्क्रीन का बहुत इशू आता है, तो ये पता नहीं क्यों रुक जाती है बार बार। अभी देखो, ठीक है, चलो फटाफट से लेते हैं आपका एक छोटा सा टेस्ट और बढ़ते हैं आगे। बताइए यहाँ पर सबसे पहले तो चरों की घात, x² माइनस 2x जमा 1 में चरों की घात बताओ। x की घात 2 मतलब पहले वाले, और फिर मतलब 1 अमन बेटा आप चैट में x की घात 0। अमन आप चैट में लिख लो आपकी तरफ से, क्योंकि वॉइस का इशू आ रहा है, तो अभी के लिए आप चैट में लिख लीजिए। ठीक है, और इसकी बात करें तो यहाँ पे 0। सबसे बड़ी घात कौन सी है? सबसे बड़ी घात यहाँ पे है 2, तो हम कहेंगे इसकी घात आ गई 2। ठीक है, 2 है। यहाँ पर देखिए z वाले में, हाँ मैम z की पावर 7 कोमा 10 कोमा 0 0, 5 के साथ जो z लगेगा उसकी घात आ जाएगी 0। ठीक है, और सबसे बड़ा कौन है इसमें? 10 है, तो हम कहेंगे 10। ठीक है, उसके बाद बताओ। मैम y की पावर 1 और 0। ऐसे नहीं बोलना, ऐसे बोलना है 1 के साथ जो y लगेगा उसकी घात 0। ठीक है, बड़ा कौन है? 1, तो 1। हाँ, अब बताओ, आगे बताओ। 10। मैम 10 के साथ जो x है उसकी पावर 0 है। बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड। देखो अब 10 के साथ आप कुछ भी लगा सकते हो, जरूरी नहीं x लगाओ, कुछ भी लगाओ, क्योंकि है तो कुछ भी नहीं यहाँ पे, है ना, तो इसकी घात 0, मतलब कि 0। तो इस बहुपद की जो घात होगी वो क्या होगी? 0 होगी। सिंपल हो गया। तो ये था हमारा बहुपद की घात के बारे में। इसमें किसी को कोई डाउट तो पूछ लो। 0 वाले में भी आप कंफ्यूज हो रहे हो तो पूछ लो बच्चों, क्योंकि ये जरूरी है, आपको पता होना चाहिए कि इन्हें ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं आगे। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, आपने मुझे उसका आंसर देना है। बताओ, इस बहुपद की घात कितनी है? मैम z की घात 2। नहीं, डायरेक्ट बता दो, डायरेक्ट। हाईएस्ट 20 है। ठीक है, हाईएस्ट 20 है, तो हम कहेंगे कि बहुपद की घात भी कितनी आ गई? बहुपद की घात जो है वो 20 आ गई। ऐसे क्वेश्चंस आपको फिर से बच्चों किसमें आते हैं? एमसीक्यूज में आते हैं, तो इसलिए अच्छे से सीख लो। छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन एग्जाम में आती हैं। ठीक है,
बहुपद की घात आपसे पूछ ली जाएगी, तो आप कहेंगे जो भी सबसे बड़ी घात आपको उस वक्त नजर आए वही उस बहुपद की भी घात होगी। ठीक है, तो बस यही था आज के लिए। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम जो है वो टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल भी पढ़ेंगे, अच्छे से इसका पूरा बेसिक सीखेंगे, और उसके बाद ही जो आपके क्वेश्चंस जो भी बुक के आएंगे वो धीरे धीरे भी हम उनको सीखते जाएंगे। ठीक है, तो कल हम पढ़ेंगे बहुपद के प्रकार के बारे में। आज हमने सीखा कि बहुपद को पहचानना कैसे और बहुपद की घात कैसे पता लगानी है। कल पहले तो इसका टेस्ट होगा अगली क्लास में आपका, उसके बाद ही नेक्स्ट टॉपिक शुरू होगा। ठीक है, तो अभी के लिए बच्चों आपका किसी का कोई डाउट है तो क्लास में बने रहिए, लेकिन अगर कोई डाउट नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हो। गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।